Hey guys, this is Ankit and I welcome you on Reviews and Updates। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ KGF चैप्टर 1 का रीकैप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। कहानी की शुरुआत 1981 दिल्ली से होती है, जहां प्राइम मिनिस्टर रिमिका सिंह बताती है कि उन्होंने राक्षसों के बारे में सुना था, पर पहली बार एक राक्षस देखा है और उसका नाम इतिहास के पन्नों से हटाने के लिए आर्मी को इन्फोर्स कर इंडिया के बिगेस्ट क्रिमिनल का डेथ वारंट साइन किया जाता है। कहानी फिर 2018 बेंगलुरु से दिखाई जाती है, जहां दीपा, जो कि प्राइम टाइम न्यूज चैनल की जर्नलिस्ट है, वो किसी किताब के बारे में बताती है कि यह किताब बकवास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। प्राइम टाइम न्यूज चैनल का ओनर उसे बताता है कि यह किताब पब्लिश होने के पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत कर इसे बैन कर दिया और सारे किताबों को जला दिया, और ये आखिरी किताब है जो उसने पुलिस सोर्स से निकलवाई है। आगे चैनल ओनर किताब के राइटर आनंद को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तभी गवर्नमेंट ने इतनी हिम्मत और वक्त जाया किया है। आगे हम देखते हैं कि दीपा आनंद का इंटरव्यू लेती है और इस इंटरव्यू को गुप्त रखा जाता है, और आनंद एल्डोराडो के बारे में बताता है, जिसका मतलब है लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। हजारों सालों से कितनी राजाओं ने इसकी तलाश में अपना सब कुछ गंवा दिया, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो इसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता। इस किताब में ऐसे ही एक शख्स के बारे में लिखा है, और इसे साबित करने के लिए वो धरती के अंदर की शक्तिशिला के बारे में बताता है और वो उसकी लोकेशन देता है, जो केजीएफ में है। जिसके बाद चैनल ओनर एक टीम को वहां भेजता है। दीपा फिर कहती है कि 1950 से 1980 के किसी भी अखबार में केजीएफ के बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, तो वो आगे की कहानी आनंद से सुनना चाहता है कि वो हीरो था या विलन। फिर आनंद बताता है कि केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उसे बाहर निकालने वाले हाथों का भी एक इतिहास है। 1951 में जब केजीएफ शहर से 18 किलोमीटर दूर किसान कुआं खोद रहे थे, तो उन्हें एक अजीब सी पत्थर मिली, जिसकी छानबीन करने सरकारी ऑफिसर आए और उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। उस रात दो घटनाएं हुई। सोना जहां दफन था वो जगह भी मिली और एक बच्चे का जन्म भी हुआ। सूर्यवर्धन फिर सारे ऑफिसर्स को मार देता है और सोने की खबर को गुप्त रखता है, और उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पे 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया, और इस राज को राज रखने के लिए दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस रात जन्म लिए बच्चे की मां बहुत तकलीफ से बच्चे का पालन पोषण करती है, और फिर उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। और जाते जाते उसकी मां कहती है कि दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पैसे के बिना चैन से मर भी नहीं सकते। वो उसे वादा करने के लिए कहती है कि जब वो मरेगा तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन के मरेगा। एक रोज एक भिखारी बच्चे को बताता है कि पैसे के लिए पावर चाहिए होता है, और वो बच्चा पावर की तलाश में बम्बई जाता है। फिर हम देखते हैं कि बम्बई में अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई के शेट्टी के बीच हमेशा जंग होती है, और इन दोनों के बीच किसी तीसरे ने बम्बई में कदम रखा था, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था लेकिन रास्ता बहुत बड़ा। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का एक पुलिस वाले के सर पे बोतल तोड़ता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आता है क्योंकि उसने पुलिस वाले को अपना नाम नहीं बताया था। आगे शेट्टी डॉन उस बच्चे को पुलिस से छुड़ाता है, और ये पूछने पे कि उसने पुलिस वाले को क्यों मारा, तो वो बताता है कि किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगी, लेकिन पुलिस वाले को मारा तो तेरे जैसा डॉन ढूंढेगा। ये पूछने पे कि उसे क्या चाहिए, तो वो बताता है कि उसे ये दुनिया चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सूर्यवर्धन अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए 5 पार्टनर चुनता है। कमल, जिसका काम केजीएफ के रॉ मटेरियल को पिघलाकर सोना निकलवाना है। राजेंद्र देसाई, जिसका काम सोने को बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पश्चिमी तट पर एंड्रूज का कंट्रोल है। गुरु पंडायन के सियासी ताकत का इस्तेमाल कर सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया तो पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भाई अधीरा और बेटा गरुड़ा है। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित है कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद सबकी नीयत खराब होने लगती है। इसी बीच शेट्टी के कंपेटिटर दिलावर ने दुबई में इनायत से हाथ मिला लिया, और पहली बार इनायत का सोना बम्बई पहुंचने वाला था, और ये लोग शेट्टी के गैंग को खत्म करना चाहते थे। उस वक्त मुंबई हाई अलर्ट पे था और दिलावर बम्बई को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि तभी रॉकी की एंट्री होती है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी दिलावर के आदमियों की बुरी तरह से कुटाई करता है और इनायत का सोना बम्बई नहीं उतर पाता। कुछ लोग शेट्टी को बताते हैं कि रॉकी के वजह से बम्बई में सब कुछ ठीक तो है, लेकिन वो इतना सब कुछ शेट्टी के लिए कर रहा है या फिर बम्बई के लिए। फिर हम देखते हैं कि शेट्टी, जो कि बम्बई का डॉन है, किसी के लिए छाता लेकर दौड़ता है, और वो एंड्रूज है। आगे एंड्रूज रॉकी को एक काम करने के लिए बैंगलोर जाने को कहता है, और अगर उसने ये काम कर दिया तो बम्बई उसकी, जिसके बाद रॉकी इस काम को करने के लिए हाँ कर देता है।
आगे रॉकी बैंगलोर में रीना नाम की लड़की से मिलता है जो रोड पे पार्टी कर रही थी, और रॉकी उसे देख अपना दिल हार बैठता है। फिर रॉकी उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मारता है। फिर हम देखते हैं कि कमल जो रीना का मंगेतर है और सूर्यवर्धन का पार्टनर भी, वो रॉकी को ढूंढता है, लेकिन रॉकी उसके सामने होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाता। एंड्रूस फिर रॉकी को एक हाथी को मारने के लिए कहता है जिसका नाम गरुड़ा है, और एंड्रूस का आदमी उसे प्लान के बारे में बताता है। आगे कमल के आदमी रॉकी को जगह जगह ढूंढते हैं और रीना को होटल लेके जाते हैं, जहां रॉकी सारे गुंडों को पीट कर रीना को घर छोड़ने जाता है, और वहीं रास्ते में कुछ ट्रक्स उसे दिखते हैं और वो रीना को वहीं छोड़ ट्रक का पीछा करता है। आगे रॉकी ये देखता है कि ट्रक से जो सोना उतरा था उसे बम्बई में होना चाहिए था, और उसे ये पता चल जाता है कि सोना अफ्रीका से नहीं आता, और अब वो ये पता लगाना चाहता है कि आखिर ये सोना आ कहाँ से रहा है। आगे गरुड़ा को बैंगलोर बुलाने का प्लान बनाया जाता है ताकि रॉकी उसका खात्मा कर सके, जिसके लिए गरुड़ा के पिता सूर्यवर्धन की प्रतिमा बनाई जाएगी और गरुड़ा उसका उद्घाटन करने आएगा। वहीं रॉकी अपना प्लान बताता है कि वो गरुड़ा को पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारेगा, क्योंकि बाहर उसके लोग फैले हुए हैं। सब लोग पार्टी ऑफिस में गरुड़ा का इंतजार करते हैं, और थोड़े देर बाद जब गरुड़ा वहां आता है तो हम देखते हैं कि उसने सारे लोगों को अपने तरफ कर लिया है, और बनी हुई प्रतिमा से जब पर्दा हटाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो प्रतिमा सूर्यवर्धन की नहीं बल्कि गरुड़ा की है। रॉकी गरुड़ा को वहां नहीं मार पाता और गरुड़ा वहां से चला जाता है। ये सोच सभी डरे हुए हैं कि गरुड़ा जिंदा है तो वो लोग अब नहीं बचेंगे, लेकिन रॉकी कहता है कि वो गरुड़ा को केजीएफ में ही मारेगा। एंड्रूस फिर गरुड़ा को केजीएफ का नक्शा देता है, लेकिन वो नक्शा अधूरा है और बाकी की जानकारी रॉकी को खुद पता लगानी पड़ेगी, और जब वो तैयार हो तो रॉकी को एक धमाकेदार सिग्नल देना होगा। फिर हम देखते हैं कि गरुड़ा के आदमी किसी गांव से लोगों को जबरदस्ती माइनिंग करवाने के लिए ट्रक में भरकर केजीएफ ले जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी रॉकी गरुड़ा के कुछ आदमियों को मारकर गांव वालों के साथ ट्रक में बैठकर केजीएफ की ओर रवाना होता है। आगे हम देखते हैं कि सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, भाई अधीरा या बेटा गरुड़ा। और सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को गरुड़ा की रक्षा करने के लिए कहता है और गद्दी गरुड़ा को देता है। आगे अधीरा गरुड़ा पे हमला करवाता है लेकिन वो बच जाता है, लेकिन जब गरुड़ा अधीरा पे हमला करवाता है तो उसका निशाना नहीं चूकता। फिर गरुड़ा अपने हिसाब से पूरे साम्राज्य को चलाता है, और जब सूर्यवर्धन मर जाएगा तो फिर वो अपने सारे पार्टनर्स को मिटा देगा जिनकी निगाहें गद्दी पे है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी और बाकी के गांव वालों को माइनिंग के लिए लाया जाता है, और उस जगह का नाम नाराची है। नाराची की सिक्योरिटी के लिए बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं, और उनका सेनापति है वानरम। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी गांव वालों को माइनिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है और वहाँ के तौर तरीकों के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ 3 लोग गरुड़ा को मारने पहुँचते हैं पर मार नहीं पाते, और अब उन्हें बंदी बना के रखा गया है, और इस साल इन तीनों की बलि चढ़ाई जाएगी। ये सुन गरुड़ा का भाई विराट चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं कि गरुड़ा का आदमी जॉन वरनम को बताता है कि इस बार जो बैच गया है उसमें शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसी दिन उसके कई लोग मारे गए और उनमें से एक ने मरते वक्त बताया एक आदमी, और ये सुनते ही वनरम चौकन्ना हो जाता है। नाराची पहुंचने के बाद रॉकी वहां के बच्चों से पूरी सिक्योरिटी के बारे में पता लगाता है, और क्योंकि रॉकी को वहां का आधा ही नक्शा दिया गया था, वहां की पूरी जानकारी निकालने के लिए उसे मेंटेनेंस रूम में जाना पड़ेगा, और वहां की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। एक आदमी रॉकी को वहां ये भी बताता है कि अगर मजदूरों में से किसी में भी काम करने की क्षमता नहीं होती तो रुग्गा उन्हें मार देता है। एक रोज रॉकी मौका देखकर मेंटेनेंस रूम में पहुंचकर वहां का पूरा नक्शा देख लेता है, और ये करते हुए वहां एक मजदूर रॉकी को देख लेता है। वो मजदूर रॉकी से उसे और उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट है वहां से निकालने के लिए कहता है, पर रॉकी उसे इस घटना के बारे में किसी से भी कहने को मना करता है। वनरम को यह पता चल जाता है कि मजदूरों में से कोई ना कोई जरूर मेंटेनेंस रूम में आया है, और ये काम आखिरी बैच में से किसी आदमी का है। वो उस बैच के सारे लोगों को बुलाता है और उस आदमी को आगे आने के लिए कहता है, वरना वो सबको मार डालेगा। रॉकी आगे नहीं आता, पर वो मजदूर जिसने रॉकी को मेंटेनेंस रूम में जाते हुए देखा था वो गरुड़ा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और गरुड़ा के लोग उसे मार देते हैं। वो मजदूर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि रॉकी आगे नहीं बढ़ रहा था, और अगर वो आगे नहीं बढ़ता तो सबको मार दिया जाता, जिसमें उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी। आगे हम देखते हैं कि रुग्गा को मजदूरों में से एक अंधे आदमी का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए ले जाता है, पर इस पर रॉकी चुप नहीं बैठता। वो वहां के सिक्योरिटी को कूटने के बाद अंधे आदमी को बचाने जाता है, और रुग्गा के आदमियों को मारने के बाद रुग्गा को सारे मजदूरों के सामने मारता है। रॉकी 23 गार्ड्स को मारने के बाद उन्हें जला देता है और सिग्नल भेजता है कि वो अब तैयार है, और हमें पता चलता है कि गरुड़ा का भाई विराट एंड्रूज और कमल के साथ मिला हुआ है और गरुड़ा को मारना चाहता है। रॉकी को ढूंढने के लिए गरुड़ा की पूरी सिक्योरिटी माइनिंग साइट पे जाती है, और उन्हें रोकना होगा वरना वो रॉकी का पता लगाने के लिए सारे मजदूरों को मार डालेंगे। और सिक्योरिटी को रोकने के लिए विराट सूर्यवर्धन को मार डालता है, और ये खबर सुनते ही सिक्योरिटी रुक जाती है।
गरुड़ा के लिए अब सब कुछ गलत हो रहा था। वनरम गरुड़ा से अभी कुछ भी करने को मना करता है। वो चाहता है कि एक सप्ताह बाद माँ की पूजा है, उसके बाद ही सबको ठिकाने लगाया जाए। पर गरुड़ा उसी दिन माँ की पूजा रखवाता है और बलि की तैयारी करने को कहता है। वही वनरम माइनिंग का काम रुकवाकर सिक्योरिटी को सब पे नजर रखने को कहता है और गरुड़ा की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। वहीं गरुड़ा पूजा के लिए निकल पड़ता है और सिक्योरिटी के साथ साथ मजदूर भी पूजा के लिए पहुंचते हैं। रॉकी नाराची में शॉक सर्किट करता है, जिसकी वजह से पूरे नाराची में बिजली चली जाती है और इसी का फायदा उठा के रॉकी नाराची में महल तक जाने वाली टनल से महल पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरुड़ा एक एक कर बलि देता है और जब वो तीसरे आदमी की बलि देने जाता है तो वो रॉकी निकलता है और वो एक ही वार से गरुड़ा को मार डालता है। और शॉक सर्किट करने के बाद रॉकी महल में नहीं गया था बल्कि कैदियों में मिल जाता है। गरुड़ा मर चुका है इस बात की जानकारी एंड्रूज और बाकी के पार्टनर्स को चल जाती है और साथ ही रमिका सेन और इनायत को भी ये पता चल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि सूर्यवर्धन का भाई अधीरा जिंदा है और केजीएफ पे आग गड़ाए बैठा है। वहीं गरुड़ा को मारने के बाद उसके 400 सिक्योरिटी रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 20,000 मजदूर रॉकी के साथ खड़े हैं और यहीं पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।